बच्चे ने कहा स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो हो रही है अब? अच्छा, अब हम कहते हैं सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स की तरफ जाते हैं। देन कम्स द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, आपको मैंने बताया कि बेसिकली तो ओजोन लेयर एक मौजूद है, जो बेसिकली मैंने आपको पहले भी शायद पहले लेक्चर्स में भी ये चीज हमने डिस्कस की थी कि ओजोन क्या है। ओजोन बेसिकली ऐसी लेयर है जो में अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, बेसिकली मौजूद स्ट्रेटोस्फेयर में है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, बट मैनी डिस्कस इट एज दैट it is the also present in some extent in troposphere, so it is known as tropospheric ozone. स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, उसमें ओजोन लेयर है। बाकायदा ओजोन लेयर जो है वो किसमें है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। ट्रोपोस्फेयर जो है ये सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत नियर है। हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में ये चीजें डिस्कस की कि ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है। ठीक है, देन इट इज आल्सो डेंजरस कि इसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारी ये लेयर फर्स्ट लेयर है, इसमें नंबर ऑफ द पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। सोर्सेज क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, गैसोलीन, फॉसिल फ्यूल से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बेसिकली बन रही होती है। होम और इंडस्ट्रीज से वोलाटाइल कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, और इन वोलाटाइल कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिलने से ओजोन लेयर भी बन रही होती है कई दफा। ठीक है, बेसिकली सॉरी, ओजोन लेयर बन नहीं रही होती, ओजोन में ये जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं ये ओजोन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके बेसिकली जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उसके अलावा, जिसको हम CFCs कहते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो एक्सीड कर रहे होते हैं, उसके अलावा जितने आपके फ्यूल्स हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसेस हैं, ये ओजोन को डिस्टर्ब कर रही होती है, ये ओजोन की तरफ जा रही होती हैं। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी है, स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन है ही है। अब ये ओजोन को डिस्टर्ब करती हैं, जब जब ओजोन को डिस्टर्ब करती हैं तो होल अप हो जाता है, ओजोन जो है वो लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगी, तो ओजोन लेयर जब डिस्ट्रॉय होगी तो क्या होगा कि यूवी रेज जो हैं, जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, वो सन से डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, जिनकी वजह से कैंसर होगा। ओके, अब इनके बेसिकली पॉल्यूटेंट्स के इनके जो हैं एस्थमा है, ब्रीथिंग इशू, कफ, सोर थ्रॉट, ब्लड सेल्स, ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये होते हैं। देन कम्स द डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन क्या है? जनरल फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स ग्रुप ऑफ 100 ऑफ केमिकल्स दैट आर हाईली persistent इन द एनवायरनमेंट। ये एक डाइऑक्सिन हम ऐसी जनरल फॉर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ द केमिकल्स जो हाईली persistent है, किसमें? एनवायरनमेंट में है। अब इनके सोर्सेज क्या हैं? बर्निंग ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन के साथ की बर्निंग। ठीक है, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे पेस्टिसाइड स्प्रे बनते हैं वहां पे डाइऑक्सिन नंबर ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं। पेपर मिल्स में नंबर ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं, तो ये डाइऑक्सिन के सोर्सेज हैं। ठीक है, अब ये क्या काज कर सकते हैं? कैंसर काज कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कुव्वत मुदाफियत का हमारा निजाम है, उसको डैमेज कर सकते हैं। बर्थ डिफेक्ट जो है, अब फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो ऐसे इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, तो उसके बर्थ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट को भी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इनका गहरा असर पड़ता है। देन कम्स द स्मॉग। स्मॉग का आपने नाम सुना होगा कि स्मॉग क्या है? स्मॉग इज एन एयर पॉल्यूशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। ये ऐसी एयर पॉल्यूशन है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन को हम स्मॉग कहते हैं, जो विजिबिलिटी को कम कर देती है। एक होती है फॉग, एक होती है स्मॉग। हम दोनों का डिफरेंस देखना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। फॉग जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंड होते हैं एयर में, उनकी वजह से होती है।
सर्दियों में मोस्टली फॉग जो है होती है, और वो क्या होती है, किस वजह से होती है, जो एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एयर में सस्पेंड कर जाते हैं, इस वजह से फॉग धुंध सी होती है। लेकिन स्मॉग क्या है? स्मॉग इज द जनरल टर्म एंड इज द कंबाइंड टर्म। स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग बनाते हैं, ठीक है। स्मोक और फॉग मिलके क्या बनाती हैं? स्मॉग बनाती हैं। और स्मॉग क्या करती है कि वेरी हार्मफुल होती है। अब इसकी फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स आर गैसेस दैट फॉर्म स्मोक आर रिलीज्ड इन द एयर व्हेन फ्यूल्स आर बर्न। जब फ्यूल्स को बर्निंग होती है, फ्यूल्स की, वो आप देखें बड़े शहरों में स्मोक ज्यादा होती है। क्यों? वहां पे फ्यूल्स बर्निंग ज्यादा होती है, वहां पे ऑटोमोबाइल्स जो रिलीज कर रहे होते हैं गैसेस, वो ज्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद when sunlight and heats interact with these gases and fine particles in the atmosphere, smog is formed। जब सनलाइट या हीट जो है वो इन गैसेस के साथ रिएक्ट करती है, स्मॉग बनती है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट। हाँ जी, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये छोटी मोटी डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार, बट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो कंटिन्यू मिलेगा, मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर। अच्छा, उसके बाद जो है फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ये प्रोड्यूस होती है व्हेन सनलाइट रिएक्ट करती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो हम वीओसी पहले पढ़ते रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उनसे। फोटोकेमिकल स्मॉग हम इसको कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है। ये प्रोड्यूस होती है जब सनलाइट रिएक्ट करती है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ एटमॉस्फेयर में, तो इसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। These VOC, SO2 and nitrogen oxides are called as precursors of smog। precursors मतलब ये होते हैं कि the chain of smog, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? हाँ जी, कोई क्लियर करेगा? स्क्रीन शो हो रही है? स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आप नेटवर्क अपना चेक कर लें, माइट भी आपका इशू, वरना इधर से तो शेयर हो रही है, पर मैं अगेन शो करता हूँ। हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन शो? अच्छा, अब फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है। उसके बाद एक क्लासिकल स्मॉग होती है, और फोटोकेमिकल स्मॉग जिसको लंदन स्मॉग कहते हैं, लंदन स्मॉग, और फोटोकेमिकल को एलए स्मॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉग के कैसे कंडीशंस होती हैं, कौन सी कंडीशन में स्मॉग बनती है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने मस्ट करना। देन इफेक्ट्स ऑफ स्मॉग, स्मॉग के इफेक्ट क्या होते हैं? चेस्ट इंफेक्शन होती है, आई इरिटेशन, क्रॉप्स का डैमेज, एस्थमा की सिचुएशन वर्सन हो जाती है, जिन लोगों को दमा होता है उनकी सिचुएशन वर्स हो जाती है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, मींस के बर्थ जो है, जेस्टेशनल पीरियड जो है एक फीमेल का वो कम होके और उसकी प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, ठीक है, बिफोर टाइम बर्थ हो जाती है, उसको हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं। प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये आम चीजें हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं उनको रेजिडेंट एरिया से दूर होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से इन द फॉर्म ऑफ चिमनीज जो है फ्यूल्स बर्न होके निकलते हैं और धुआं स्मोक जो है निकलती है। देन कम द एसिड रेन। एसिड रेन की पीएच जो है वो कम होती है, इसमें एसिड होता है, ठीक है। पीएच बिलो 7 हो तो एसिड होता है, और इसकी पीएच जो है लेस देन 5.6 होती है। इसमें हाइड्रोजन आयंस का लेवल बहुत कम ज्यादा होता है, और इसकी पीएच 5.6 से कम होती है। एसिडिक गैसेस कौन कौन सी हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। एंड देन द जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स के हमने सोर्सेज पढ़ लिए पहले। Wet deposition of acid precipitation removes acid from the atmosphere and deliver it to the earth surface।
बेसिकली एटमॉस्फेयर से एसिड को, ये जो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड एसिड रेन आती है, ये एटमॉस्फेयर से एसिड को रिमूव कर देता है और अर्थ सरफेस को में आ जाता है। जितना एसिड एटमॉस्फेयर में होता है वो अर्थ में आ जाता है, ठीक है। एसिड पार्टिकल्स डिपॉजिट आर स्टिक टू द ग्राउंड, प्लांट्स, बिल्डिंग रिस्पांसिबल फॉर द टोटल 20 to 60% ऑफ टोटल एसिड डेपोजिशन। जितना एसिड डिपॉजिट होता है वो ड्यू टू एसिड रेन होता है। 20 to 60% जो है ग्राउंड्स में, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को जो मुतासर करता है वो ऑलमोस्ट ये एसिड रेन का ही एसिड होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? सरफेस वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल्स एट पीएच लोअर देन 5, फिश एनिमल्स जो हैं वो हैच नहीं करेंगी, उनका एग हैच नहीं करेगा, और उसके बाद एडल्ट फिश जो है उनकी किलिंग हो जाएगी, फिश रिप्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मुतासर होंगे। एसिड्स जो हैं उनकी एकमुलेशन हो जाएगी। एसिड्स जो हैं, एसिड्स बेसिकली हम तेजाब को कहते हैं ना जनरल टर्म, तो तेजाब कितना खतरनाक होता है? सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दीज आर वेरी हार्मफुल एसिड्स। वाटर बॉडीज जो हैं वो एसिडिक हो जाती हैं और वो अनफिट हो जाती हैं लाइफ के लिए, यूजेज के लिए। वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं? सी है, ओशन है, दीज आर द वाटर बॉडीज, और ये क्या हो जाती हैं? ये अनफिट फॉर द लाइफ हो जाती है। देन कम द साइल। साइल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब होता है, वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। फॉरेस्ट से क्या होता है? ये मिनरल्स जो साइल और लीव से जो बेसिकली मिनरल्स हैं उनको एसिड रिमूव कर देता है। डैमेज ट्रीज लूज देयर लीव्स, लीव्स जो हैं वो नहीं रहते। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम हो जाती है। बार्क जो है, जो बार्क किसको कहते हैं? जो छाल ऊपर होती है ना, आप देखते होंगे कि दरख्तों के ऊपर एक लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फंजाई एंड इंसेक्ट्स अटैक ऑन द ट्रीज। ट्रीज पे प्रीडेटर्स जो हैं, फंजाई है या इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक करते हैं और ट्रीज की डेथ हो जाती है इवेंचुअली। ये एक साइकिल चलता है। ह्यूमन हेल्थ पे इसके काफी एडवर्स इफेक्ट्स हैं। बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, माइनरेट्स, ग्रेव स्टोन्स पे इसके काफी ज्यादा जो हैं वो इफेक्ट्स हैं। अब ये क्या होता है कि बिल्डिंग मेड ऑफ रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड मार्बल, जिन पे मार्बल लगी होती है या लाइमस्टोन लगा होता है। CO3 जिसको हम मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उससे एसिड रिएक्ट करता है और कोर्डी जिप्सम बनाता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म में, जो वॉश कर देती है रेत। ठीक है, मतलब ये है कि जितना भी लाइमस्टोन या मार्बल लगा है उसको वॉश आउट कर देती है एसिड रेन। इसका सोल्यूशन क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इमिशन को रोका जाए, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यूज किए जाएं, और अल्टरनेटिव पावर सोर्सेज जियोथर्मल, सोलर, विंड और वाटर पावर सोर्सेज जो हैं वो यूज किए जाएं। मतलब फ्यूल का कम से कम यूज किया जाए, इन अदर वर्ड्स ये कहा जा रहा है। ठीक है, देन कम्स द ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ओजोन डिप्लीशन का ये बायस बनते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये 80% ओजोन डिप्लीशन काज करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल जो है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। हेलॉन्स, ठीक है, हेलॉन्स जो हैं ये वेरी स्टेबल होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशन में यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब्स्टिट्यूट ट्रांजिशनल सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेस डिस्ट्रक्टिव बट स्टिल पोटेंट। ये भी बेसिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलॉन्स, ये भी डिस्ट्रक्टिव हैं बट लेस डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, एरोजोल्स, कोल्ड क्लीनिंग, एडहेसिव्स, केमिकल प्रोसेसिंग। देन कम द कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मतलब सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है कि ओजोन को डिप्लीशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट चीज। और दूसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितनी डिप्लीशन काज करती है ओजोन की, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर पेपर। देन ये सारी इसका मैकेनिज्म आ जाता है कि किस तरह डिप्लीशन होती है। ये आपने एक दफा पढ़ लेना है, इसमें अगर आपको समझना है तो आपने मुझे बताना। वेरी सिंपल,
ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है ओजोन डिप्लीशन का, ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट है, प्लांट्स पे क्या इफेक्ट है, और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या इफेक्ट है। अब इस पे ह्यूमन बीइंग्स की पहले हम डिस्कशन कर लेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स पे क्या इफेक्ट है। ये स्किन कैंसर को इंक्रीज करता है, सनबर्न्स, प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, इंक्रीज कैटरैक्ट, damages DNA, damages cornea and retina, suppresses human immune system, mutation। अब देखें, कैंसर काज करेगा स्किन का, ठीक है, आपकी बॉडी पे बर्निंग सनबर्न्स हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है प्रीमेच्योर एज हो जाएगी, एजिंग काज करेगा। प्रीमेच्योर मतलब कि जो वैसे नॉर्मल एजिंग होती है, एजिंग का मतलब होता है कि बुढ़ापा, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता, तो प्रीमेच्योर हो जाएगा, वक्त से पहले हो जाएगा। आपकी स्किन का मतलब जो है वो ज्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। कैटरैक्ट इंक्रीज कर जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा, कॉर्निया और रेटिना जो आई के पार्ट हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है, कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम जो है वो सप्रेस हो जाएगा, और आपके जीन्स की म्यूटेशन हो जाएगी, जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। प्लांट्स में क्या है, फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उनको इनहिबिट करेगा, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, रिप्रेस कर देगा, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनमें भी म्यूटेशन काज करेगा, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी, क्रॉप्स और वेजिटेबल्स की यील्ड को रिड्यूस करेगा। देन कम द नॉन लिविंग अर्थिंग्स, उनके पेंट्स, जो पेंट्स हैं, पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, उनकी ब्रेकडाउन काज करेगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है एटमॉस्फेयर का उसको अफेक्ट करेगा, और सर्कुलेशन जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है और क्लाइमेट चेंज है वो जल्दी आएगा। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, ये चीज डिस्कस करने वाली है कि क्लाइमेट चेंज बेसिकली कि आपके जो क्लाइमेट्स हैं, आपका जो मौसम है उसकी चेंजिंग बहुत जल्दी आएगी, हीट ज्यादा होगी, आपका समर सीजन ज्यादा एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये क्लाइमेट सिस्टम है, ये क्लाइमेट चेंजेस आती हैं। और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, ये भी ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये भी टेम्परेचर बढ़ता है, हीट की ट्रैपिंग होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होती है ट्रैपिंग ऑफ हीट टू कीप अर्थ वार्म, अर्थ को गर्म रखने के लिए हीट की ट्रैपिंग, ठीक है। अर्थ एटमोस्फेयर ऑलवेज एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस टू कैप्चर द सन रेज, विदाउट आवर एटमोस्फेयर ग्रीन हाउस द अर्थ वुड बी वेरी कोल्ड। अगर हमारा ग्रीन हाउस का इफेक्ट ना होता, तो अगर हम हीट रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, तो हमारी अर्थ बहुत ज्यादा कोल्ड होती, ठीक है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये मैं आपको बता दूं। देन कम्स द क्लाइमेट चेंज प्रोसेसेस। क्लाइमेट चेंज प्रोसेसेस क्यों आते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ब्लैक कार्बन डिपॉजिट, लैंड यूज चेंजेस, वोल्केनिक एरप्शन, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये चीज इंडिकेटर आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स नॉट योर पार्ट ऑफ इट। देन द क्लाइमेट चेंज ड्राइवर्स, क्लाइमेट चेंज कौन सी चीजें करती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा, सनस्पॉट्स, ठीक है। और उसके बाद ऑर्बिटिंग वेरिएशन ऑफ द अर्थ, आपको जैसे इनके नाम पता होना चाहिए, सरफेस रिलेक्टिविटी, एल्बिडो। तो ये सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो है एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करना। देन कम द सनी साइड ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल कॉपरेशन, by being forced toward the sustainable future we create hundreds of millions of new well-paid greenhouse jobs, ठीक है। there will be positive climate wild card that will benefit some part of the world at least temporarily, ठीक है। अब बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो ग्लोबल कॉपरेशन है वो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब ये वो चीजें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद there will be positive climate wild cards that will benefit some part of the world at least from temporarily. Some of those wild cards might also in the form of new technology could help us dramatically reduce fossil fuels use and radically increase the green energy use. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम काफी चीजों को चेंज कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है।
हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम जो ग्रीन एनर्जी का यूज है वो ज्यादा कर सकेंगे, बिकॉज की ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट को चेंज कर रही है, हमने उसको जो है अवॉइड करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ब्लेसिंग भी है, और उसके अलावा ये हार्मफुल भी है अगर ज्यादा हो जाए तो। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ज्यादा हीट रेज को ट्रैप करेगा, और इससे आपका समर सीजन एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट मून के सिमिलर होता, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हेल्पफुल होता है उसके लिए। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा रफ सा टॉपिक था जो लेक्चर नंबर 6 का था। लेक्चर नंबर 5 का इंटरेस्टिंग टॉपिक था। लेक्चर 6 का थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक था, लेकिन ये चीजें कुछ करने वाली थी जो इम्पोर्टेंट थी रिगार्डिंग क्लाइमेट, और वो मैंने कहा कि आपसे डिस्कस हो जाए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। वाइल्ड कार्ड्स का मतलब ये है जस्ट सिंबॉलिक। पॉजिटिव क्लाइमेट क्लाइमेट वाइल्ड कार्ड्स मींस दैट इट हैज द पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। इस मतलब कि हम हमारे जो हैं अदर प्रोस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स ये हैं क्लाइमेट चेंज होने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से, कि हम जो है कुछ अदर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वी हैव एन अदर कार्ड्स। आप सियासत में शायद सुनते होंगे कि हमने अपने कार्ड छुपा के रखे हुए हैं, लेकिन हम अपने कार्ड अपने टाइम पे खेलेंगे, मींस दैट वी हैव अदर ऑप्शंस। ओके, चैलेंज सही है। अगर आपको क्लियर है तो हम अपनी मीटिंग जो है एंड कर रहे हैं। हाँ जी, रेजिडेंस टाइम की टर्म आई है। तो रेजिडेंस टाइम ये होता है कि एक जगह पे किसी भी कोई भी पॉल्यूटेड है या एनीथिंग एल्स, उसका रहना, उसको हम रेजिडेंस टाइम कहते हैं, ठीक है। कि एक जगह पे उसका रहना, कितना टाइम वो रहता है, तो वो है उसका रेजिडेंस टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।